कभी सोचा है कि दुनिया का नक्शा हमेशा से वैसा ही था जैसा आज दिखता है, चारों तरफ देशों की साफ साफ लकीरें। पर असल में ये हमेशा से ऐसा नहीं था। ये जो राष्ट्र राज्य या देश का आइडिया है ना, ये ज्यादा पुराना नहीं है। तो चलिए आज इसी की कहानी में चलते हैं, पता लगाते हैं कि यूरोप में ये विचार पैदा कैसे हुआ और फिर पूरी दुनिया में फैला कैसे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी शब्द को समझ लेते हैं, राष्ट्रवाद। आखिर ये है क्या? देखिए, राष्ट्रवाद बस एक आइडिया है, एक एहसास, एक फीलिंग जो लोगों को ये महसूस कराती है कि वो एक हैं, चाहे वो भाषा की वजह से हो, कल्चर की वजह से या फिर एक जैसे इतिहास की वजह से। ये वो धागा है जो लोगों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाता है। तो आज का हमारा सफर इन कुछ खास पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम देखेंगे कि यूरोप, जो कभी टुकड़ों में बटा हुआ था, उसने एक पहचान बनानी कैसे शुरू की। फिर हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की, उस चिंगारी की जिसने पूरे यूरोप में आग लगा दी। देखेंगे कि कैसे नेपोलियन ने अनजाने में इस आग को और फैला दिया, और फिर कैसे एक नए सोशल क्लास ने इस मशाल को थामकर आगे बढ़ाया। चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, करीब करीब 18वीं सदी के बीच में। जरा उस वक्त के यूरोप की कल्पना कीजिए। यकीन मानिए, वो आज के यूरोप जैसा बिल्कुल नहीं था। तब देशों का नहीं, बल्कि बड़े बड़े साम्राज्यों और राजघरानों का बोलबाला था। आज जिन्हें हम जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड जैसे देशों के नाम से जानते हैं, सोचिए उस वक्त ये थे ही नहीं। ये तो बस दर्जनों छोटे छोटे राज्यों, रजवाड़ों और इलाकों का एक, कह सकते हैं, एक झुंड था। इन सब पर अलग अलग राजा महाराजा राज करते थे और इनकी आपस में कोई एक पहचान थी ही नहीं। उस समय समाज की असली पावर कुछ ही लोगों के हाथ में थी, कुलीन वर्ग यानी अरिस्टोक्रेसी। ये थे तो मुट्ठी भर, लेकिन इनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। और मजे की बात यह है कि ये खुद को किसी देश का नागरिक नहीं मानते थे। इनकी पहचान इनकी जमीन और इनके आलीशान महलों से थी। ये लोग आपस में शादी ब्याह के रिश्तों से जुड़े थे, किसी देशभक्ति या राष्ट्रीयता की भावना से नहीं। और फिर सब कुछ बदल गया। फ्रांसीसी क्रांति वो पल था, वो धमाका था, जब राष्ट्रवाद के विचार को पहली बार असलियत में बदला गया। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जिसने पूरे यूरोप के सोचने का तरीका ही बदल दिया। वो साल था 1789, इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट। राष्ट्रवाद की पहली और सबसे साफ आवाज यहीं से उठी। सत्ता पहले बार राजा के हाथों से छीनकर आम नागरिकों के हाथों में आ गई, और बस यहीं से एक राष्ट्र को बनाने का काम शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि क्रांतिकारियों ने आखिर ये किया कैसे? उन्होंने सिर्फ नारे नहीं लगाए, बल्कि बहुत सोचा समझा प्लान बनाया। उन्होंने एक नया झंडा बनाया, अपना तिरंगा। देश के लिए नए गीत लिखे गए, शहीदों को याद किया गया। पूरे देश में एक जैसा कानून और सिस्टम लागू किया गया। राज्यों के बीच लगने वाले टैक्स यानी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी गई, और फ्रेंच भाषा को पूरे देश की एक आम भाषा के तौर पर बढ़ावा दिया गया। मकसद एकदम साफ था, लोगों में हम सब एक हैं वाली भावना जगाना। अब कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन की, एक बहुत ही दिलचस्प किरदार। खुद तो वो एक तानाशाह था, लेकिन उसने अनजाने में ही क्रांति के इन नए विचारों को पूरे यूरोप में फैला दिया। ये एक अजीब सा विरोधाभास था, है ना? साल 1804 में नेपोलियन एक ऐसी चीज लेकर आया जिसने कई जगहों पर सिस्टम को पूरी तरह बदल दिया। इसे कहते हैं नेपोलियन कोड। ये असल में कानूनों और प्रशासनिक सुधारों का एक पूरा सेट था, जिसने क्रांति के आइडियाज को फ्रांस की सीमाओं के पार पहुंचा दिया। इस कोड ने क्या किया? इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे स्पेशल राइट्स खत्म कर दिए। मतलब अब आप किस खानदान में पैदा हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून की नज़र में सब बराबर हो गए और लोगों को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार मिला। सोचिए, जिन जगहों पर सदियों से सामंती व्यवस्था चली आ रही थी, वहां के लिए ये कितना बड़ा बदलाव था। लेकिन फ्रांसीसी शासन का अनुभव हर किसी के लिए अच्छा नहीं था। शुरू में तो कई जगहों पर लोगों ने फ्रांसीसी सेना को आज़ादी का मसीहा समझा और उनका स्वागत भी किया। पर ये जोश बहुत जल्दी ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि बढ़े हुए टैक्स, सेंसरशिप और लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती करने जैसी नीतियों ने लोगों को उनके खिलाफ कर दिया। अब एक मिनट के लिए इन लड़ाइयों और राजाओं से ध्यान हटाते हैं, क्योंकि पर्दे के पीछे यूरोप के समाज में एक और बहुत बड़ा बदलाव हो रहा था। एक नया सोशल क्लास सामने आ रहा था, जो आगे चलकर राष्ट्रवाद के विचार का सबसे बड़ा चैंपियन बनने वाला था।
देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से नए नए शहर बस रहे थे, फैक्ट्रियां लग रही थीं, और इसी वजह से एक नया व्यावसायिक वर्ग यानी मिडिल क्लास पैदा हुआ। इसमें कौन लोग थे? इसमें थे उद्योगपति, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, यानी पढ़े लिखे पेशेवर लोग। ये समाज का एक बिल्कुल नया चेहरा था। और जानते हैं, राष्ट्रीय एकता का ये आइडिया सबसे ज्यादा किसे पसंद आया? जी हाँ, इसी नए पढ़े लिखे लिबरल मिडिल क्लास को। और इसके पीछे सीधा सा कारण था। उनके लिए एक राष्ट्र का मतलब था एक जैसा कानून, एक बड़ा बाजार जहां कोई रोक टोक न हो, और बिजनेस करने में आसानी। राष्ट्रवाद उनके अपने फायदे से सीधा सीधा जुड़ा था। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की, चलिए उन सभी धागों को एक साथ बुनकर देखते हैं। अब हम समझ सकते हैं कि कैसे अलग अलग ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक बदलावों ने मिलकर राष्ट्र के इस आधुनिक विचार को जन्म दिया। आइए इस पूरी कहानी को एक नज़र में फिर से देखते हैं। 18वीं सदी के मध्य में यूरोप बस राजघरानों का एक पैचवर्क था। फिर 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी जलाई। 1804 में नेपोलियन के कोड ने एकता और बराबरी के आइडिया को फैलाया, और 19वीं सदी आते आते पढ़े लिखे मिडिल क्लास ने राष्ट्रीय एकता की इस लड़ाई की कमान संभाल ली। तो घूम फिरकर हम वहीं आ गए जहां से हमने शुरुआत की थी। राष्ट्रवाद का असली मतलब एक साझा पहचान का एहसास। पर अब हम ये जानते हैं कि ये एहसास कोई कुदरती चीज नहीं थी जो हमेशा से हो। इसे गढ़ा गया था, इसे बनाया गया था, और इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई थी। और अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ। ये आइडिया जो 19वीं सदी में यूरोप में पैदा हुआ, इसने सिर्फ यूरोप का ही नक्शा नहीं बदला, बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। इसी विचार ने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए और तोड़े भी। इसी के नाम पर युद्ध हुए, और इसी के दम पर कई देशों को आज़ादी भी मिली। सोचने वाली बात यह है कि इस एक विचार का असर आज भी हमारी दुनिया पर कितना गहरा है।